साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। पूर्व में आपको फर्स्ट पार्ट में वायरस और वायरस की डेफिनेशन, परिभाषा और उसकी संरचना के बारे में मैंने बताया था। आज के इस पार्ट सेकंड, जो लेक्चर सेकंड है, इस वीडियो में हम वायरस कितने प्रकार के होते हैं और इनके लाभ क्या हैं और हानियां तो आपको बता ही चुका था कि हानिकारक होते हैं। इनसे कई प्रकार के पादप डिजीज उत्पन्न होते हैं और उसके अलावा ह्यूमन के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो आज हम यहां जानने वाले हैं लेक्चर सेकंड में दोस्तों, पार्ट सेकंड में, जो 11th 12th या नॉर्मल बहुत छोटी क्लासों से आरंभ हो जाता है वायरस और बड़े से बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को लेकर के, जो बहुत ही मजेदार होने वाला है। सबसे पहले बात करने वाला हूं विषाणुओं के प्रकार। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उन 3 भागों में सबसे पहले पादप विषाणु की बात करते हैं। पादप विषाणु का नेचर क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले इनका न्यूक्लिक अम्ल केवल आरएनए होता है, जबकि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी और प्रोटीन का आवरण पढ़ा तो मध्य भाग में मैंने बताया था इसमें आनुवांशिक पदार्थ जीवों के समान पाया जाता है। जैसे जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति पाई जाती है डीएनए की या आरएनए की, तो इसमें भी डीएनए या आरएनए की उपस्थिति पाई जाती है। लेकिन जो पादप विषाणु हैं, प्लांट्स वायरस है, उनमें दोस्तों क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जैसे टीएमवी का मतलब है तंबाकू मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस। फिर यहां मैंने लिखा YMU यानी येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस का एक उदाहरण आपको दे दूं या इस जगह में लिख देता हूं। एक डिजीज आपने पढ़ा होगा, भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, जहां मोज़ेक लगा है वो डिजीज वायरस द्वारा होता है, वायरस जनित बीमारी होती है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक कहां पर है? 12th क्लास की एग्रीकल्चर बायोलॉजी का ये विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए समझना होगा कि भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक YMU यानी येलो मोज़ेक वायरस, जो भिंडी में पीत सिरा मोज़ेक नामक डिजीज उत्पन्न करता है, और तंबाकू में TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसका वैज्ञानिक नाम तंबाकू का निकोटियाना टोबैकम है। भिंडी का वैसे एबल मोस्कस स्प्लेंटस साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों। और आपको बता दूं, जब हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं या विषाणु के बारे में पर्सनल पढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर 5th 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में दिया गया है, वहां संपूर्ण परिचय दिया गया है कि किस प्रकार से तंबाकू की पत्तियों का रस निकाला गया और उसमें डिजीज का पता लगाया गया जो वायरस जनित था। और उसमें कई प्रोसेस के बाद वैज्ञानिकों ने बताया, जबकि मैंने कल बताया था बिंजेरिक को पादप विषाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है, खोजकर्ता कहा जाता है। और इन्होंने तरल संक्रमित नाम दिया था, तरल संक्रमण पदार्थ नाम दिया था। उसके बाद दूसरा है जंतु विषाणु। इसमें डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो सकता है या दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। और होते कैसे हैं? गोल होते हैं, गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। इन्फ्लुएंजा या मम्स वायरस आदि जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से? इन्फ्लुएंजा या मम्स, जो गोलाकार होते हैं दोस्तों, गोल होते हैं, और इनमें डीएनए या आरएनए दोनों में से एक की उपस्थिति पाई जाती है, जो विशेष करके एनिमल्स डिजीज या जंतुओं के लिए कह दिया जाए विशेष रूप से प्रभावी होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो मींस यहां दोस्तों देख सकते हैं आप, इनका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है केवल आरएनए होता है। पूछा जा सकता है पादप विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों या कोई नहीं। तो आरएनए होता है पादप विषाणुओं में, प्लांट्स वायरस में आरएनए उनका आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, जबकि जंतु विषाणु में दोनों में से किसी एक की उपस्थिति पाई जा सकती है, डीएनए आरएनए या डीएनए आरएनए दोनों। तो डीएनए आरएनए दोनों, जिसमें उदाहरण के तौर पे इन्फ्लुएंजा है, मम्स है इत्यादि। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, 12th बायोलॉजी में पढ़ते हैं और कई जगह पर पढ़ते हैं, और यहां तक कि 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं, जिसे यहां मैंने लिखा है बैक्टीरियोफेज, यानी दोस्तों जीवाणु भोजी। एक क्वेश्चन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सामान्य जल जो होता है रखने पर शैवाल उत्पन्न हो जाती है, सड़ने लगता है, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार के अवांछित पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन गंगा नदी का पानी नहीं सड़ता है, और जबकि उसमें वाहित मल या अन्य प्रकार के अवांछित पदार्थों का प्रवाह होता है। जैसा अभी आपने देखा कुंभ में हजारों करोड़ों लोग डुबकियां लगा रहे हैं, लेकिन पानी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गंदा हो जाता है तो जो कहते वैसे ही शुद्ध हो जाता है बाद में। इसका कारण होता है दोस्तों बैक्टीरियोफेज, यानी जिसको मैं दूसरी भाषा में कह दूं जीवाणु भोजी, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी आगे चल करके। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज होते हैं, केवल डीएनए पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवाणु भोजी में केवल डीएनए पाया जाता है। जो विद्यार्थी 12th क्लास बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं और जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए प्रतिकृतियन और प्लाज्मिड के बारे में अध्ययन करते हैं, वहां पर ई कोलाई नामक बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज में दोस्तों केवल डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, अर्थात डीएनए की उपस्थिति पाई जाती है। जैसे उदाहरण है इसका T2 फेज, कौन सा T2 फेज। उसके बाद अब विषाणुओं के उपयोग की बात करता हूं। चौंकने की बात है, आश्चर्य की बात है कि दोस्तों हम जानते हैं विषाणुओं का नाम सुनते ही एक मन में भाव आता है कि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनेकानेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले रीट लेवल सेकंड में बात करें तो 5 डिजीज पढ़ाए, जिसमें सबसे पहला डिजीज मैंने आपको पढ़ाया था वायरस जनित, बाकी 4 डिजीज जो थे वो बैक्टीरियल थे, जीवाणु जनित थे, और उसके अलावा रोग उत्पन्न करने का सबसे बड़ा काम होता है जुकाम राइनो वायरस के द्वारा। लेकिन यहां पर उपयोग क्या है विषाणुओं के, वायरस के, जबकि मैंने पहले लिख दिया विषाणु हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, हानियां ज्यादा हैं, लाभ बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन मैंने कहा था सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, यानी अगर शैवाल हानिकारक है तो लाभदायक भी है, कवक लाभदायक है तो हानिकारक भी है। जैसे उदाहरण मैंने बहुत सारे आपको दिए हैं पहले। और उसके अलावा होता क्या है, लाभदायक कैसे होते हैं इस पर बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट है टॉपिक की लाभदायक कैसे होते हैं दोस्तों। तो साइनोफेज लाभदायक क्यों? अवांछित नील हरित शैवालों को साफ करने में उपयोगी होते हैं। जबकि हम दोस्तों जानते हैं नील हरित शैवाल, मैं लिख दूं यहां पर, जगह है मेरे पास, जैसे उदाहरण पे, वैसे तो बहुत सारी है, एनाबिना है, नास्टॉक है दोस्तों, ये नील हरित शैवाल की श्रेणी में आती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है नील हरित शैवाल। और क्या कहा गया? अवांछित, जो बेकार है, खराब है, जिनसे जल दूषित होता है या मानव या जंतुओं पर दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उनको साफ करने का कार्य कौन करता है? साइनोफेज। यानी अवांछित नील हरित शैवालों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निम्न में से बैक्टीरिया का, कवक का, साइनोफेज का, या किसी का नहीं तो दोस्तों साइनोफेज का किया जाता है। ठीक है, नील हरित शैवाल जो एनाबिना नास्टॉक जो मैंने लिखा, ये क्या करते हैं तो आपको पता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। वैसे शैवाल के बारे में जब कभी आएगी चर्चा तो पूर्णतः बताऊंगा, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, यानी लाल शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, अनेक प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं और उनके लाभ हैं, उनका उपयोग या उपभोग भी करते हैं और उनसे हानियां भी हैं। तो यहां पर साइनोफेज, बिल्कुल साइनोफेज, साइनो बैक्टीरिया यानी अवांछित नील हरित शैवालों को नष्ट करने के लिए दोस्तों साइनोफेज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज पुनः अपने पास आ गया। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, यहां मैंने लिख दिया है, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, और जीवाणुओं को नष्ट करते हैं ये, अर्थात जीवाणुओं पर ही दोस्तों निर्भर होते हैं। और गंगा नदी में जीवाणु भोजी का
जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण पानी नहीं सड़ता है, यह क्रिया स्वयं हो जाती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ना किसी को करना होता है। दोस्तों फिर पुनः रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी आ जाए क्वेश्चन कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता है, तो सीधा बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण जो स्वयं निरंतर इस क्रिया को करते रहते हैं और पानी साफ बना रहता है। उसके बाद जीवाणुओं की बात करते हैं, तो जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु भोजी की सहायता से जीवाणुओं के विभिन्न विभेदों की पहचान कर सकते हैं। क्या है, जीवाणु जो होते हैं अगर उनकी हम बात करें, क्योंकि उन्हीं पर निर्भर होते हैं, अगर कोई प्रभाव है उनका किसी प्रकार का जीवाणु है तो जीवाणु भोजी की सहायता से हम उसके विभेद की पहचान कर सकते हैं, उसके विभेद को हम जान सकते हैं। तो ये आज आपका अपना टॉपिक रहा, लेकिन दोस्तों मैंने कहा था कुछ टॉपिक अपने में ऐड नहीं है, लेकिन इसी का एक अंग है अभिन्न, तो वायराइड और प्रियान पर बात करेंगे। तो यहां अपने पास दोस्तों मतलब भर के लिए जगह है, यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं और आपको बता देता हूं वायराइड। वायराइड क्या होते हैं आप सुनते रहेंगे, जगह जितनी उतना बताऊंगा मैं दोस्तों। सबसे पहले तो ध्यान दें, वायराइड पर खोज किसने की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, डियनर व रेमर ने की। किसने की, तो यहां पर लिख देता हूं खोज। खोज किसने की, डियनर, वैज्ञानिक का नाम है डियनर, और उसके अलावा रेमर, ये दो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको खोजा। कब खोजा, 1967 में खोजा। यहां पर लिख देता हूं 1967 में खोजा गया वायराइड को। वायराइड होते क्या है, ये छोटे आरएनए खंड होते, प्रोटीन आवरण इनमें उपस्थित नहीं होता है, छोटे अति सूक्ष्म, जबकि विषाणुओं के लिए कहा गया अति सूक्ष्म अविकल्पी होते हैं, ये अति सूक्ष्म आरएनए खंड होते हैं दोस्तों वायराइड, प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। तो यहां लिख देता हूं संकेत के लिए, छोटे आरएनए खंड, छोटे आरएनए खंड होते हैं दोस्तों। उसके अलावा वायरस में प्रोटीन था, इनमें प्रोटीन अनुपस्थित, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, अनुपस्थित पाया जाता है। और हां, प्रोटीन तो अनुपस्थित होता है, लेकिन जानते हैं आप पादप रोग संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। किसके लिए, पादप रोग हेतु, ठीक है, सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे कारक होते हैं। क्या होते हैं, सबसे छोटे कारक, ठीक है, जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी जगह पर्याप्त थी आपके लिए, आप देख लें। वायराइड खोज मैंने बताया, डियनर व रेमर 1967 दोस्तों, नाम वायराइड दिया इन्होंने ही नाम क्या दिया, वायराइड दिया था। छोटे आरएनए खंड होते हैं, प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति होती है, पादप रोग उत्पन्न करने वाले सबसे छोटे कारक होते हैं। दूसरा विषय दोस्तों, यहां पर इतनी जगह पर्याप्त है अपने लिए, प्रियॉन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, प्रियॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रियॉन की हम बात करते हैं तो रोग संक्रामक कारक इनमें केवल प्रोटीन होता है, इनको ही प्रियॉन कहते हैं, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। रोग संक्रामक कारक इनमें केवल प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो यहां पर प्रियॉन रोग कारक संक्रामक है, संक्रामक यानी रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा, प्रोटीन उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, लेकिन क्या अनुपस्थित है, आनुवांशिक पदार्थ अनुपस्थित होता है। यानी दोस्तों किसकी अनुपस्थिति पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है, किसमें, प्रियॉन में। खोज किसने की इसकी, स्टैनले और प्रूसीनर ने। खोज यहां पर लिख देता हूं, खोज किसने की, स्टैनले व प्रूनीरन ने। किसने की, तो दोस्तों खोज किसने की थी, प्रूसीनर ने। किसने की थी, प्रूसीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। उसके अलावा बात करते हैं कि खोज के बाद प्रोटीन कारकों में संक्रमण व गुणन की क्षमता होती है। यानी यहां ये कह दूं कि ये संक्रमण भी करते हैं, संक्रमण प्लस गुणन क्षमता, गुणन क्षमता
पाई जाती है इनमें, यानी ये संक्रामक स्थिति उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन कारक तो है ही, मैंने बताया इनमें प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। गुणन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। उसके अलावा दोस्तों भेड़ों में स्क्रैपी रोग इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। प्रियान प्रोटीन्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसके द्वारा भेड़ों में स्क्रैपी रोग, कौन सा? स्क्रैपी रोग, जिसमें मैंने बताया कि क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, न्यूरॉन्स प्रभावित होता है। क्या होता है भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। और मानव को संक्रमित करने की अगर बात करें, प्रियान प्रोटीन की त्रिविमीय 3D संरचना का पता हाल ही में लगाया गया था। मानव को संक्रमित करने की दोस्तों प्रियान प्रोटीन की त्रिविमीय का मतलब 3D संरचना का पता बहुत हाल में लगाया गया। और ब्रिटेन में गायों के पागलपन के लिए इन्हीं को जिम्मेदार समझाया गया, बताया गया। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अपने पास थोड़ी जगह की कमी है तो 2 लाइन में ये बोल देता हूं कि मानव को संक्रमित करने की जो 3D या त्रिविमीय प्रोटीन युक्त संरचना थी उसका हाल में पता लगाया गया है। उसके अलावा ब्रिटेन में जो गायों में डिजीज हुआ पागलपन का, इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि वायरस अपना समाप्त हुआ है। अपने पास अभी कवक और शैवाल बाकी पड़े हैं, जो रीट लेवल 2 का मैटर है, प्लस आपके 11th-12th का मैटर है, और अन्य छोटी क्लासों में भी आते हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी ही नई क्लासों का आनंद लेते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पुनः फिर मिलते हैं लेकर के इसी प्रकार के अनूठे पहल को लेकर के।